नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सेहत और सवाल, जहां आपको आपकी सेहत से संबंधित सवालों का जवाब मिलेगा एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा जयमान, जो कि एक जनरल सर्जन है और अपने क्षेत्र में काफ़ी जानी जाती हैं। थैंक यू डॉक्टर ऋचा जयमान, अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारे शरीर की अधिकतर जो बीमारियां होती हैं वो पाचन क्रिया से संबंधित होती हैं, और पाचन क्रिया खराब होने के कारण हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है, इट्स नॉट व्हाट वी ईट, इट्स व्हाट वी डाइजेस्ट। तो आज के समय में हम अपनी पाचन क्रिया को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी आर ईटिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट वी आर डाइजेस्टिंग। दिस इज़ एक्चुअली अ राइट टर्म। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो हमारे सामने आए उसे हम खा लें और वो हमारा सिस्टम उसे डाइजेस्ट कर ले। मैक्सिमम समय में इस समय लोग जो हैं ज़्यादातर प्रोसेस्ड और टिन्ड फूड की तरफ मूव कर गए हैं, जो कि शायद आई थिंक इट्स एन यूरोपियन कल्चर, बट हमारे कंट्री में पहले भी नहीं था। हम लोगों का जो डाइजेशन है और जो हम लोगों का कुकिंग मीडिया है, उसको देखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से काम करे और हमें किसी तरीके का कॉन्स्टिपेशन या कोई और ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो हमें अपना मूवमेंट बढ़ाना चाहिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ। कोशिश करनी चाहिए कि मोर वेजिटेबल डाइट्स, और वो भी वो जिसे कि हम लोग अपनी डॉक्टरी प्रोफेशन में कहते हैं बल्क फॉर्मिंग डाइट्स, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे इजीली डाइजेस्ट कर पाए। बल्क फॉर्मिंग मीन्स ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लाइक हम लोग अपने हिंदी में से मेथी है, पालक है, या फ्रूट्स में हम लोग जैसे बहुत सारे लोग पहले कहते थे कि जो अमरूद है वो खाना चाहिए क्योंकि दस्तावर होता है। इट इज़ ऑल रिलेटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये अच्छे डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो वी शुड ट्राई टू अवॉइड कि हम स्पाइसी फूड ना लें, और रेगुलर हैबिट्स में लो सॉल्ट और लो ऑयल फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, जिससे कि हमारी पाचन क्रिया हेल्दी रहे। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो अक्टूबर चल रहा है, जिसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी कहा जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, हालांकि अभी भी काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। बैंगलोर, जो कि भारत की ब्रेस्ट कैंसर कैपिटल कही जाती है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में लोगों को जागरूक करें। इस समय की स्थिति में सबसे सही प्रश्न है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयर कैसे किया जाए। हालांकि अगर जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम चल भी रहा है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी जो मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में देख रही हूँ कि इतना सब अवेयरनेस के बाद में भी कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छूट रहे हैं। अभी भी जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि उसको एक गांठ तो थी लेकिन उसने कभी नोटिस ही नहीं किया, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमको ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। हमको जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो एजुकेटेड फीमेल्स हैं वो तो कुछ हद तक बहुत जल्दी अपने लम्ब को देख लेती हैं, कोई गांठ होती है, बट जो लोअर मिडिल क्लास है, जो उससे नीचे है, वो उसको छोड़ देती है। उनको लगता है कि परिवार की और ज़रूरतें ज़्यादा हैं, छोड़ो ये गांठ तो हम बाद में देख लेंगे, अभी तो हम ये सब पूरा कर लेते हैं। तो हमें करना ये चाहिए कि हर एक तक ये संदेश पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे ब्रेस्ट में कोई भी छोटी बड़ी बगैर दर्द वाली जैसी भी गांठ हो अगर दिखती है, तो इमिजिएटली, या नहीं भी दिखती है और हमको कुछ एहसास होता है कि कुछ चीज़ है जो कि नॉर्मल से अलग है, तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को या जो भी हेल्थ पर्सनल हमारे पास आ रहा है, चाहे जैसे हमारे वर्किंग उसमें क्षेत्र में आशाएं फिक्स की गई हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं पहुंच सकते मोहल्लों में, लेकिन ये पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी हेल्थ केयर वर्कर आपके आसपास हो, उससे तुरंत संपर्क करें, जिससे कि आपको उचित डॉक्टर के पास ले जाके दिखाए। तो सबसे पहले तो हमें ये जागरूक होना है कि हमारे शरीर में कोई भी असामान्य गांठ, कोई भी असामान्य उपस्थिति ठीक नहीं है, वो चाहे ब्रेस्ट की हो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट की हो, और इमीडिएटली हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे दर्शकों ने काफ़ी ये कमेंट किया था कि आज हर 5 में से एक महिला हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही है। हार्मोन्स को बैलेंस कैसे किया जाए? कि जैसा कि आपका ये प्रश्न है, ये बहुत सही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों गुजर रहे हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न था कि भाई पाचन क्रिया को कैसे ठीक रखा जाए, सब कुछ उससे रिलेटेड है। ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल से। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएँ तो हम हार्मोनल इम्बैलेंस को भी मेंटेन कर पाएंगे। अब सबसे पहला, शायद बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि हार्मोन होते क्या हैं, क्योंकि हम
चूँकि मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, मैं समझ गई कि आप हार्मोन से क्या कहना चाहते हैं। तो पहले तो आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि हार्मोन है क्या? हार्मोन असल में हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए एक तरीके के बहने वाले केमिकल मैसेंजर हैं। जैसे केमिकल्स हमारे शरीर में रिलीज़ होते हैं, जो अलग-अलग पॉइंट से रिलीज़ होते हैं और जो हमारे शरीर को चलाते हैं, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा का काम हो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे सामने वाले आदमी की एनर्जी तो बहुत अच्छी है, उठते ही वो तो तुरंत काम करने लग जाता है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है, यानी उसके जो शरीर का फंक्शनिंग है, वो हमसे बेटर है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हार्मोन का बैलेंस है, बट हमारे अंदर नहीं है। हमको बहुत नींद आने लग जाती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, या हम बहुत मोटे हैं, या हमें भूख कम लगती है। तो ये कहीं न कहीं हमारे वो मैसेंजर हैं जो कम पड़ रहे हैं। ये मैसेंजर भी ऐसा नहीं कि कोई एक मैसेंजर है जो एक पॉइंट से निकला और उसने हम सबको बिल्कुल खड़ा कर दिया, नहीं। वो भी अलग-अलग ग्लैंड्स हैं, ये हैं। तो अगर हम हार्मोन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि महिलाओं में ख़ास तौर से, महिलाओं में आजकल जैसे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को सबसे पहला जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी ओवरीज़ में बहुत छोटी-छोटी गाँठों का होना। ये एक्चुअली एक साइन है हार्मोनल इम्बैलेंस का। जैसे ही ओवरीज़ भी क्या करती हैं, ओवरीज़ भी हार्मोन रिलीज़ करती हैं। जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि महिलाओं का महीना गड़बड़ाता है, उनमें चिड़चिड़ापन आता है और थोड़ा-सा डिप्रेशन फ़ील करती हैं। कई बार जो है इनफर्टिलिटी यानी बच्चे नहीं होने की समस्या होती है। ये कॉमन है फीमेल्स में। इसके अलावा जैसे थायराइड की हम ग्रंथि की बात करें तो महिलाओं में वो भी कॉमन देखने को हमें मिलती है हार्मोनल इम्बैलेंस में। अगर हम इस सब चीज़ों को करना चाहते हैं तो पहले तो हमें अपनी डेली डे टू डे लाइफ़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें अपनी डेली उसमें लानी पड़ेगी। रेगुलर एक्सरसाइज़, ये भी एक मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सुबह उठते ही काम करते हैं, हमें क्या एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। कुछ समय अपने 24 घंटे में से हर एक महिला को आधा घंटा अपने लिए भी निकालना चाहिए। बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ नहीं है। देखिए, जो पेन की बात आपने कही कि जो महिलाएँ महीने की वजह से नहीं आ पाती हैं या अपना बहुत ज़्यादा करती हैं, वो अगेन जैसा कि पहला प्रश्न था कि हार्मोन्स, तो ये सारी चीज़ें हार्मोन से रिलेटेड हैं। हार्मोन्स जैसे ही आपका हार्मोनल लेवल ऊपर-नीचे होता है तो बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाती है। अब कुछ लोग होते हैं जो उस पेन को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। अगर उस पेन को आप बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पेन आपके डे टू डे लाइफ़ को या हर मंथ उसको कम कर रही है, तो अगेन कि हम अपनी बॉडी को फिट रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अगर बहुत हो तो आप मेंसेस के शुरू में डॉक्टर की सलाह से पेन किलर ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पेन मेंसेस का है वो 1 या 2 दिन रहता है और उसके बाद जैसे ही फ्लो पूरा आता है तो वो ठीक हो जाता है। बट अगेन यही है कि हम अपनी स्लीप को मेंटेन करें, अपने फूड को मेंटेन करें, तो ये चीज़ें ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके कम होने लग जाती हैं। मेरा अगला सवाल है कि डिलीवरी जब होती है तो एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिज़ेरियन होती है जिसे आम भाषा में ऑपरेशन कहा जाता है। ऑपरेशन के बाद महिला के शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है और सभी महिलाएं कोशिश करती हैं कि उनकी सिज़ेरियन डिलीवरी ना हो। तो एक गर्भवती महिला को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, सिज़ेरियन ना हो? वैसे तो देखिए ये प्रश्न इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न लग रहा है। तो मैं जो सबसे पहला मैं ये यहाँ पे मरीज़ से सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर। जो मैं देखती हूँ मरीज़ आते ही पूछता है, अभी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है, कुछ भी नहीं हुआ है, आते ही पूछा ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी? अरे वो तो 9वें महीने में पता चलेगा, आप वहाँ तक पहुँचिए तो सही। और अगर जैसा कि बहुत सारे लोग, पहले एक मिथ है कि पहले लोग चक्की चलाते थे, ये करते थे तो सबकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अब लोग जो हैं तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल कुछ हद तक ये ज़िम्मेदार है हमारे लिए कि जिस समय डिलीवरी होती है उस समय ज़्यादातर लोग या तो टीवी देख रहे होते हैं, समय अपना ऐसे ही पास करते हैं, कुछ लोग बुक्स में करते हैं, तो बॉडी थोड़ा-सा लेथार्जिक होती है। इस तरीके के पेशेंट्स जो कि डिलीवरी के समय में थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी डज़न्ट मीन पोछा लगाना। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स अगेन अपने लिए टाइम निकालना, आप अपना घूमिए, थोड़ा टहलिए, टाइम दीजिए, एक जगह पे बैठिए नहीं। अपना रेगुलर ऑफिस का वर्क करती हैं, अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप अपना ऑफिस का वर्क कीजिए। डोंट टेक स्ट्रेस, बट फिर भी फिजिकली अपने आप को फिट रखिए, तभी हम सिजेरियन से बच सकते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भवती महिला का कुछ वज़न बढ़ जाता है, लेकिन कई बार कभी ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम रह जाता है। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? देखिए
देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में 10 टू 12 केजी तक तो वेट गेन होता ही है, ये नॉर्मल है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो 10 से 12 किलो का वज़न अमूमन बढ़ता है। बट कभी कभी देखा ये गया है कि कुछ फीमेल्स का 10 से 12 नहीं 20 केजी तक बढ़ जाता है। 20 केजी का बढ़ने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो मोटापा है। 20 केजी बढ़ने की वजह उनकी बॉडी में थायराइड का इम्बैलेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वज़न उतना मेंटेन तौर में बढ़े तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड योगा सेशंस भी होते हैं। तो प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स हैं उनको जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा योगा की टिप्स लेनी चाहिए। अपने लिए थोड़ा ब्रिस्क वॉक करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप दौड़ें, दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं है, दौड़ना चाहिए भी नहीं, लेकिन अपना रेगुलरली वॉक करें सुबह शाम। जितना काम आपका अपना है वो सारा करें। ये नहीं कि हम लेटे हैं और बेड पे ही चाय कॉफ़ी आ रही है, उन्होंने कहा कि अभी तो हमें रेस्ट है, ये नहीं, वो ना करें। अपना रेगुलर वर्क करें। रेगुलरली अगर आप वर्क करते रहेंगे तो, और जो डाइट आप लेते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा घी के लड्डू खाएंगे तो ज़्यादा बच्चा हेल्दी होगा, बट ऐसा नहीं है। हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है। घी लीजिए, मात्रा हर चीज़ की ज़रूरी है, लेकिन उतना भी मत लीजिए कि लड्डू है तो वो तो एक्सेसिव वेट गेन के रूप में आएगा ही। तो डाइट पे कंट्रोल करें, रेगुलर अपनी एक्टिविटी को बनाए रखें, तो हम इस वेट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आज का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम हमारा ज़्यादातर वक्त स्क्रीन के आगे बिताते हैं, कंप्यूटर के आगे, लैपटॉप के आगे, फ़ोन्स के आगे, और इससे हमारा अक्सर सर भारी रहता है और सर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारा आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, काम ऐसा हो गया है, हम स्क्रीन टाइम अपना कम नहीं कर सकते और हमारा इसी वजह से सर भारी रहता है, सर दर्द भी रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके बारे में आप क्या कहना है, कैसे हम अपने सर जो भारी रहता है, सर दर्द होता है, उसको कैसे कम करें? देखिए, आपने कहा कि स्क्रीन टाइम हम कम नहीं कर सकते, बट मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूँ। हर एक वर्क में ऐसा नहीं है। अब स्क्रीन टाइम ज़्यादा क्यों हो रहा है? एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं, अभी तो कुछ वर्क नहीं कर रहे, बट वो 4 लोग भी अलग अलग डायरेक्शंस में फ़ोन लेके बैठे हैं। किसी ने गूगल खोल रखा है, किसी ने अपना पसंद का कोई चैनल खोल रखा है। तो सबसे पहले तो हमें, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती कि हम चौबीसों घंटे हमें स्क्रीन पे रहना ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले तो उसको कट शॉर्ट करना है। अगर हम अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आवर फ़ोन, वी शुड टॉक टू ईच अदर। ऑफिसेज में भी अगर आप देखेंगे 4 लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में, 4 लोग अपने अलग अलग मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, तो वो अलग हो गया। ठीक है, हम अपनी रोजी रोटी या जो हमारा ऑफिशियल वर्क है उसको तो नहीं रोक सकते, वो हमें करना चाहिए, लेकिन हम उसके बीच में निकाल सकते हैं। दूसरा, हमें अपने पोस्चर को बदलना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा कि अभी वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो बहुत सारे लोग हैं पीछे तकिए लगाए दो, अपना थोड़ा सा हाफ लेटे और अपना मोबाइल पे या लैपटॉप को, अपनी लैप का मतलब होता है गोदी में, उन्होंने रखा। अब वो गोदी की पोजीशन क्या है वो किसी लैपटॉप बनाने वाले ने सोची नहीं होगी कि आप आधे लेटे हुए हैं और लैपटॉप जो है वो इस तरह से आपके ऊपर है, तो वो अवॉइड करें, तभी हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जहाँ भी हम बैठे हैं वेल लाइटेड प्लेस में हो। ठीक है, मोबाइल या कंप्यूटर की अपनी लाइट होती है, लेकिन अगर वेल लाइटेड प्लेस में हम कुछ वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारा थोड़ा सा लोड कम होता है। तो अंधेरे कमरे में रहेंगे तो वो लोड हमारा ज़्यादा रहेगा, हेडेक ज़्यादा रहेगा। एंड ट्राई टू कट शॉर्ट कर सकते हैं हम। जैसे स्टूडेंट्स हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, हर चीज़ के लिए गूगल खोलने लग गए हैं, हर चीज़ के लिए मोबाइल या लैपटॉप पे देखने लगे हैं। मेरा बेटा भी कहने लग गया है, यहाँ कहाँ देख रही है, देखो अभी मैं खोल के देता हूँ। नहीं, बुक्स हमेशा ऊपर रहेंगी। गूगल ठीक है बताएगा, हमें देखना भी चाहिए, लेकिन बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। अपने आप वेल लाइटेड प्लेस में रहेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाएंगी। मेरा अगला सवाल है कि थायराइड जो होता है, थायराइड के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस, सावधानियां लेनी चाहिए जिससे कि थायराइड मेंटेन रहे, कम हो जाए? देखिए, थायराइड एक हमारी बॉडी में ग्लैंड है जो कि हमारे गले में रहती है और रेगुलरली हमारे लिए कुछ नेसेसरी हार्मोन सिक्रीट करती है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बनाए रखते हैं। बट फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम कॉमन है। थायराइड की वजह बहुत सारी हैं, जैसा कि पहले पुराने समय में लोग घेंगा रोग जिसे कहते थे, ये भी पार्ट ऑफ थायराइड है। उसमें क्या था कि लोग आयोडीन डेफिशिएंसी ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ आयोडाइज सॉल्ट नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोगों को आयोडाइज सॉल्ट मिल रहा है, बट स्टिल हम देख रहे हैं थायराइड है बिकॉज ऑफ डाइटरी हैबिट्स। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, खासतौर से वो जो कि जन्म से डायबिटिक्स होते हैं, उनमें थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा हम अगर जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो टिन फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसमें थायराइड की समस्या ज़्यादा मिलती है। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो थायरोजेनिक होती हैं, फॉर एन एग्जांपल जैसे कैबेज है, ये भी एक तरीके का थायरोजेनिक है।
कुछ प्रेगनेंसी इंड्यूस थायराइड होते हैं, बट ये फिर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो अगर हम थायराइड को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अगेन अपनी डाइटरी उसको ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो रिच हों, जैसे कैबेज है, उसको अवॉइड करें। अगर हमें थायराइड हो ही गया है तो डेफिनेटली हमें ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो प्रोसेस्ड फूड है उसको ना लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। फीमेल्स तो नहीं करती हैं, लेकिन मेल्स के लिए स्मोकिंग है, स्मोकिंग में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो थायराइड को इम्बैलेंस करते हैं, तो स्मोकिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, ये सब करेंगे, तो थायराइड को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। एंड बिसाइड्स मेडिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट। थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर वंस आपको हो गई तो आपको अपने फिजिशियन के कांटेक्ट में रहना है और डेली मेडिकेशन को थोड़ा थोड़ा टाइट्रेट कराते हुए उसमें कंटिन्यू करना होता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी महीने की साइकिल को लेकर। कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, लोग कहते हैं नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, काफ़ी डाउट होते हैं। हमारे पास इस बात को लेकर काफ़ी कमेंट आए थे। तो हमारे दर्शकों का सवाल था कि एक नॉर्मल महीने की साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहेंगे? ये सवाल बहुत सही है। बीइंग अ सर्जन, दो आई एम ए सर्जन, बट फिर भी जब फीमेल देखती हैं किसी फीमेल डॉक्टर को तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है। मैं देखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं हमें महीने में 2-2 बार आ जाता है। जब मैं उनसे पूछना शुरू करती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली अगर उनकी साइकिल 20 तारीख को हुई थी तो नेक्स्ट साइकिल वो असेस करके चलती है 20 ही को आएगी। अगर वो 15 को आ गई तो वो उनके हिसाब से महीने में 2 बार है, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो की किसी की साइकिल 22 डेज़ की होती है, किसी की 28 डेज़ की होती है। तो जो 22 डेज़ वाले होते हैं, 22 डेज़, 25 डेज़ वाले, तो उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो अपनी डेट से 4-5 डेज़ पहले आ जाता है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें, से 4-5 मंथ्स तक ऐसे कांस्टेंट होता रहे तो अगली डेट डेफिनेटली 1 आ जाएगी, 20 से 1 आ जाएगी, बट इट डजंट मीन कि हमें बहुत बार आया है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो डिपेंड करता है आपकी एज पे, रिप्रोडक्टिव एज। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है यूजुअली 15 से 45 की एज जो है रिप्रोडक्टिव फेज की होती है, यानी 12 साल से लड़की को मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है और 40 से 45 साल के आने के बाद में मेनोपॉज हो जाता है। और ये डिपेंड करता है, जो फर्टिलिटी पीरियड है उस समय डेफिनेटली डेज ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग जो 12 से शुरू करते हैं 6 डेज़ तक रहते हैं, फिर ग्रेजुअली 30 प्लस की तरफ जब हम जाते हैं तो ये 3 डेज़ में हो जाता है। अगर हम 40 प्लस में जाते हैं तो इट कैन गो अप टू 2 डेज़, 2.5 डेज़, इट मे बी। 45 ईयर्स की फीमेल्स में अगर आप देखेंगे तो मेनोपॉज की तरफ जाने वाली होंगी, तो उनको मे बी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कंपेयर कर रही होती है अपनी यंग एज से, बट एक्चुअली अब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा क्योंकि अब हमारा ओव्यूलेशन फंक्शन कम होने जा रहा है। तो जैसे जैसे ओवरी हमें सिग्नल देती जाती है वैसे वैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो हमारा कम होता जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बट वो अलग है। बट जो रेगुलरली हमारा फ्लो है वो 22 डेज़ का भी हो सकता है, 28 डेज़ का भी हो सकता है, 3 to 6 डेज़ का भी हो सकता है, बट इट डिपेंड करता है कि हम उसका अमाउंट क्या है दिन में। अगर हमने 1 या 2 बार भी पैड बदल लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अगर 5-6 टाइम्स बदलने पड़ रहे हैं हमको, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सेसिव फ्लो हो रहा है। फिर हमें उसके कारण जानने चाहिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। के साथ हम अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर महिलाएं वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसको लेके भी उनके दिमाग में काफ़ी सवाल होते हैं, नॉर्मल है या नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है? कि वाइट डिस्चार्ज का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली जो वेजाइना है बॉडी का पार्ट वो सिक्रीट करती ही है। कुछ फीमेल्स को मैंने ये भी देखा है कि यूट्रस का ऑपरेशन हो गया और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बॉडी सिक्रीशंस भी होते हैं, जो पार्ट हमारा पीछे बचा है उसके भी सिक्रीशंस होते हैं। अब वाइट वाटर डिस्चार्ज में हमें देखना पड़ता है कि उसका अमाउंट क्या है, क्या वो उसकी स्मेल ऐसी तो नहीं है जो कि हमें डिस्टर्ब कर रही है या हमारी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करी, तभी हम वाइट वाटर डिस्चार्ज को हमें सिग्निफिकेंट मानना चाहिए। यानी तभी हम कह सकते हैं कि यूट्रस में स्वेलिंग है और वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ मैं अपनी जितने भी जिनका ये क्वेश्चन था कि क्या वाइट वाटर, ठीक है, वाइट वाटर डिस्चार्ज होना कोई नॉर्मल नहीं है, बट लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर आपको स्लाइटली डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का सा गीलापन लग रहा है, तो वो भी एब नॉर्मल है। वो एब नॉर्मल नहीं है, वो आपके रेगुलर बॉडी सिक्रीशंस हैं। अगर मैक्सिमम वाइट वाटर डिस्चार्ज बहुत हो रहा है, स्टेनिंग हो रही है, तब हमें कंसिडर करना चाहिए कि हम पैथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। और तब फिर हमें अगेन सलाह तो यही है कि अपने डॉक्टर से मिलिए और उनके हिसाब से फिर जांचें वगैरह कराइए। वाइट डिस्चार्ज को लेकर एक और सवाल है कि आजकल मार्केट में वेजाइनल वॉशेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर ये सच है? देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही
बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, क्या जवाब दूं जिससे कि बाकी सारे लोग सोचे कि क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा आप कौन सा ब्रांड यूज़ करें। हर जगह नहीं, जैसे लोकल कंपनियां भी निकालने लग गई हैं कि सब हर चीज़ में क्या है, प्रोविडोन आयोडीन का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम लोग बीइंग अ सर्जन, हम अब जब पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, तो हम एक बीटाडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं विच इज़ वेरी पॉपुलर। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आप जितने भी ये देखेंगे उसमें ज़्यादातर वही होता है, बट बहुत सारे लोग अब आयुर्वेद और फ्लोरल और बहुत सारे यूज़ करने लग गए हैं। तो वो आयुर्वेद और फ्लोरल के बारे में तो कहना मेरे लिए मुश्किल है, बट रेगुलरली अगर मैं ये कहूँ कि जो प्रोविडोन आयोडीन के कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं, जिसमें सेवलॉन या डिटॉल का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो वो सही रहेंगे, उसको इस्तेमाल करना चाहिए हमें। थैंक यू डॉक्टर ऋचा, अपना समय हमारे साथ देने के लिए और अपनी कीमती जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ मैं खुशी अलविदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहिए सेहत और सवाल पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब एक्सपर्ट द्वारा दिए जाएं, आप हमें अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं।